अच्छा जी, तो अब हम पढ़ते हैं वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग ये सारा टॉपिक ना हम पैथो में पढ़ चुके हैं थर्ड ईयर में, तो जस्ट हमने क्विकली गो थ्रू करना है। तो वुंड हीलिंग के ना 3 फेजेस होते हैं। एक इन्फ्लेमेटरी फेज़ होता है, जिसका मेन पर्पस ये होता है कि इसमें हमने जो इंजरी होती है ना उसको लिमिट करना है, लिमिटाइज़ करना है, रोकना है, फर्दर डैमेज नहीं होने देना। इन्फ्लेमेटरी फेज़ में हमारे ना कोagulation फैक्टर्स, प्लेटलेट्स ये मिलके क्लाट वगैरह बना देते हैं वुंड की साइड पे, ताकि फर्दर डैमेज ना हो। ये होता है फर्स्ट मतलब 2 to 5 डेज़ में। इसके बाद जो प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है ना, इन्फ्लेमेटरी फेज़ का दूसरा नाम है रिएक्टिव फेज़। प्रोलिफरेटिव फेज़, इसमें हमारी होती है रीजनरेशन स्टार्ट होती है प्रॉपर, और ये फर्स्ट 3 वीक्स तक होता है। इसमें हमारी मतलब फैब्रोब्लास्ट की एक्यूमुलेशन होती है, कोलेजन सेंसेस होती है, और जो हमारा मतलब एक रीजनरेशन का प्रोसेस ना वो प्रॉपर वे में स्टार्ट होता है। और इसके बाद है मैचुरेशन फेज़। ये होता है फिर 3 वीक्स से 2 ईयर्स तक। इसमें ये होता है कि जब रीजनरेशन का प्रोसेस मतलब पूरा हो जाए तो स्लोली स्टेडियली हमारा स्कार बनता है। जो स्कार फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो फिर अप टू 2 ईयर्स तक भी चला जाता है, वो मतलब मैचुरेशन फेज़ है हमारा। तो अब है टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग, ये भी हमने पढ़ी हुई हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। ये 2 से 3 मरतबा हमारे पेपर्स में आ चुका है। तो हीलिंग एक तो होती है भाई प्राइमरी क्लोजर, इसे हीलिंग बाई फर्स्ट इंटेंशन भी कहते हैं। ये होती है फॉर क्लीन वुंड्स, जो मतलब क्लीन स्मॉल वुंड्स हों, वो फिर विदाउट एनी कम्प्लिकेशन हील करते हैं, और उनको हम प्राइमरली ना स्टिच कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और ये जो है ना विद इन 6 to 8 आवर ऑफ ट्रामा में करनी होती है, लेकिन वेस्कुलर एरियाज में हम अप टू 24 आवर्स तक भी डिले कर सकते हैं। बाकी है सेकेंडरी क्लोजर, ये स्मॉल और क्लीन वुंड्स के लिए नहीं होती, ये कंटेमिनेटेड डर्टी लार्ज वुंड्स के लिए होती है। इसे हीलिंग बाई सेकेंडरी इंटेंशन भी कहते हैं। अब इसमें ये होता है कि जो लार्ज वुंड हो ना उसे हम मतलब डीब्रेडेड करते हैं, उसके पूरे एरिया को, कंटेमिनेटेड एरिया को हम पूरा निकाल देते हैं। उसके बाद उसे क्लीन करते हैं ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। उसके बाद हम उसे ओपन छोड़ देते हैं और ख़ुद ब खुद हील होने के लिए छोड़ देते हैं। तो उसके नतीजे में ना जब हम खुद छोड़ देते हैं तो ग्रेन्यूलेशन टिश्यू बनता है अब मतलब 36 आवर्स तक, और उसके बाद स्लोली स्टेडियली वो कंट्रैक्शन और स्कार फॉर्मेशन बनती है। अब सेकेंडरी क्लोजर जो है ना, इसका एक नुकसान है, इसमें ना एक बहुत बड़ा स्कार बनता है जो कि कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी है। अब उसमें प्राइमरी क्लोजर में स्कार फॉर्मेशन नहीं होती या मिनिमाइज़ होती है, इसमें एक बहुत बड़ा स्कार बनता है। तो ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। बाकी जो टर्शियरी क्लोज़र है ना, ये है हीलिंग बाई टर्शियरी इंटेंशन। इसमें फिर वुंड क्लोजर जो है ना फर्दर डिले होता है। अब इसमें 2 फर्दर हम पढ़ेंगे, एक डिलेड प्राइमरी क्लोजर और एक सेकेंडरी सुचर। डिलेड प्राइमरी क्लोजर ये है कि व्हेन वुंड इज़ कंटेमिनेटेड बाय साइल, मैन्योर, एनिमल बाइट्स। तो मतलब ऐसा वुंड जो कंटेमिनेट हो जाए डर्ट वगैरह से या एनिमल बाइट्स वगैरह से, तो उसको ना हम पहले क्लीन करते हैं। पहले हम डीब्रेड करते हैं, उसको निकालते हैं, फिर क्लीन करते हैं, और फिर उसे 3 to 7 डेज तक ऑब्जर्व करते हैं क्लोज़ करने से पहले। इसको कहते हैं हम डिलेड प्राइमरी क्लोजर। सेकेंडरी सुचर क्या है? अगर एक वुंड को हम 10 दिन से ज़्यादा ऐसे लेफ़्ट ओपन कर दें और उसे हम मतलब स्टिच ना करें, और फिर क्यों ओपन करें? टू अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ क्लियर ग्रेन्युलेशन टिश्यू, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सुचर। अब हम पढ़ते हैं कौन से फैक्टर्स इनहिबिट करते हैं वुंड हीलिंग को। ये भी हमारे प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसका एक निमोनिक है डिडंट हील, क्योंकि ये इस पे फिट भी आ रहा है कि जो फैक्टर्स वुंड हीलिंग को इनहिबिट कर रहे हैं, हील नहीं होने दे रहे, तो निमोनिक भी फिट आ रहा है डिडंट हील। तो डी से है डायबिटीज़। अब जो डायबिटीज़ है ना, ये हमारे जो मैंने 3 फेजेस बताए थे हीलिंग के, तो जो इन्फ्लेमेटरी और रिजनरेटिव फेज़ है ना उसे अफेक्ट करती है। ये कैसे इन्फेक्ट अफेक्ट करती है? ये हमारे जो न्यूट्रोफिल की फेगोसिटोसिस है उसे अफेक्ट करती है, हमारी कोलेजन सिंथेसिस को इम्पेयर करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को थिक करती है। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाए तो उस एरिया की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो इस तरह हीलिंग का प्रोसेस इम्पेयर हो जाता है, डिले हो जाता है। इसके बाद इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तो मोस्ट कॉमन काज है, मतलब वुंड हीलिंग को इनहिबिट जो करते हैं ना, मोस्ट कॉमन काज इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन भी ऐसे ही करते हैं, जो हमारा वो रिजनरेटिव फेज है ना उसे इनहिबिट करते हैं, क्योंकि अब जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, और टॉक्सिन्स जो होते हैं ना वो फिर रिलीज़ करते हैं फर्दर कोलेजनेज एंजाइम, जो कोलेजन की डिग्रेडेशन करती हैं। बाकी ये पूरा जो रिजनरेटिव फेज है ना उसको इम्पेयर करते हैं।
इन्फेक्शंस। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारा एक वुंड इन्फेक्टेड हो गया ना, तो हमने उसे स्टिच नहीं करना, पहले उस इन्फेक्शन को ख़त्म करना है। क्योंकि अगर एक वुंड में इन्फेक्शन हो गया और हम उसे स्टिच कर देंगे तो वो इन्फेक्शन फर्दर बढ़ जाएगा, उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले हमने उसे क्लीन करना है, इन्फेक्शन ख़त्म करना है, फिर उसे स्टिच करना है। इसके बाद ड्रग्स कौन से? एक स्टीरॉयड्स, दूसरे एंटी मेटाबोलाइट, एंटी कैंसर ड्रग्स। ये वुंड हीलिंग को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि ये भी हमारी जो वुंड हीलिंग है ना, उसमें जो रिजनरेटिव फेज़ है ना, कोलेजन की सेंसेस वगैरह को इनहिबिट करते हैं। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, हमारी विटामिन ए, सी, जिंक, ये वुंड हीलिंग को इम्पेयर करती हैं। टिश्यू नेक्रोसिस, अब टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से हमारा जो लिम्फ वगैरह हो ना, उनका इस्कीमिया हो जाता है, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होती है, तो ज़ाहिर बात है फिर भी वुंड हीलिंग नहीं होगी। हेपाक्सिया, सो हेपाक्सिया ये कि जब हमारे टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर बात है उनके फंक्शन कंप्रोमाइज़ होंगे और हीलिंग नहीं होगी प्रॉपर। इसके बाद ई से है एक्सेसिव टेंशन ऑन वुंड एज। अगर एक वुंड के एज पे बहुत ज़्यादा टेंशन अप्लाई होगी तो उससे प्रेशर से फिर ज़ाहिर बात है उसकी टिश्यू के मतलब इस्कीमिया होगा, उसकी नेक्रोसिस होगी। तो ये जो ओल्ड एज में होते हैं ना, ओल्ड एज के पीपल, उनमें ज़्यादा होती है एक्सेसिव टेंशन उनके वुंड एजेस पे। तो ए से है अनदर वुंड। अब एक जगह पे वुंड है, किसी और जगह इंजरी हो जाए, वुंड बन जाए, तो बॉडी को उस जगह को भी ठीक करना है, इसको भी। तो ज़ाहिर बात है अब एक कंपटीशन बन जाएगा दोनों के दरमियान, तो दोनों की जो हीलिंग होगी वो स्लो हो जाएगी। इसके बाद है लो टेम्परेचर। अब ये बात ऑब्ज़र्व की गई है, जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ हो ना, डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़, अपर या लोअर लिम्ब की, अब यहाँ जो वुंड हो ना, वो क्योंकि इन जगहों पे ना टेम्परेचर 1 से 1.5 सेंटीग्रेड कम होता है, तो इन जगहों पे अगर कोई इंजरी हो ना, तो वुंड की हीलिंग डिले हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वेल परफ्यूज्ड एरियाज़। तो मतलब लो टेम्परेचर ये भी, हाइपोथर्मिया भी इफ़ेक्ट करता है वुंड हीलिंग को। सो ये हमारा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, फिर भी कोई मसला हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।